रात के 8:30 बजे अचानक इस सरकारी फ्लैट जिसका क्वार्टर नंबर 8/2A से गोली चलने की आवाज़ आती है। पड़ोसियों को लगा कि शायद किसी ने पटाखे छोड़े हैं, लिहाजा कुछ देर बाद हर तरफ खामोशी छा जाती है। थोड़ा वक्त बीतता है, इसके बाद अचानक फ्लैट का दरवाज़ा खुलता है। एक साया पॉलीथिन में रखी कोई वजनी चीज़ घसीटता हुआ फ्लैट से बाहर निकलता है। बाहर एक कार खड़ी थी। साया उस पॉलीथिन को उठाकर कार की डिग्गी में रख देता है और फिर डिग्गी बंद कर ड्राइविंग सीट पर बैठते ही कार को तेज़ी से भगा ले जाता है। रात के करीब 9:30 बजे ITO पुल, जहाँ पर अंधेरा गहराता जा रहा था और सड़क पर धीरे धीरे ट्रैफिक की भीड़ भी कम होती जा रही थी, कार चलाने वाला ITO पुल पर पहुँचने के बाद तेज़ी से इधर उधर देखता है। उसे शायद किसी खास मौके की तलाश थी, पर मौका शायद मिल नहीं रहा था। लिहाजा पुल के कुछ चक्कर काटने के बाद वो पुल के बीचों बीच अपनी कार रोक देता है, कार का इंजन बंद कर देता है और नीचे उतरता है। दरअसल उसका इरादा कार की डिग्गी में रखी पॉलीथिन को पुल से नीचे फेंकने का था, जो कि यमुना में जाके गिरती। लेकिन पुल पर अब भी ट्रैफिक था, लोग लगातार आ जा रहे थे, लिहाजा उसे मौका नहीं मिल पा रहा था वो पॉलीथिन को यमुना में फेंक सके। उसे डर था कि कहीं किसी ने उसे पॉलीथिन फेंकते देख लिया तो उसकी पोल खुल जाएगी। लिहाजा डर के मारे वो वापस कार में बैठता है और कुछ सोचने लगता है। तभी अचानक उसके दिमाग में बिजली की तरह एक तरकीब कौंधती है। वो फौरन कार का रुख मोड़ देता है। अब कार वापस कनॉट प्लेस की तरफ भागती है। कनॉट प्लेस पहुंचते ही इस बार कार अशोक यात्री निवास के अंदर बगिया रेस्तरां के पास जाकर रुकती है। दोस्तों, रात के करीब 10:30 बज चुके थे। बगिया रेस्तरां अशोका रोड यात्री निवास होटल, जिसे अब इंद्रप्रस्थ होटल बोलते हैं, कनॉट प्लेस रेस्तरां में उस वक्त भी कुछ लोग बैठे खाना खा रहे थे। कार रेस्तरां में पार्क करने के बाद कार से वही शख्स उतरता है और रेस्तरां मैनेजर केशव के पास पहुंचता है। दरअसल कार चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुशील शर्मा था और ये रेस्तरां तब तक सुशील शर्मा का ही था। कार से उतरने के बाद घबराया सुशील शर्मा केशव से फौरन रेस्तरां बंद करने को कहता है। इसके बाद ग्राहकों के वहाँ से निकलते ही रेस्तरां की बत्ती भी बुझा दी जाती है, पर रेस्तरां का तंदूर अब भी जल रहा था। कनॉट प्लेस के इस इलाके में तंदूर का धधकना या तंदूर का जलना रोज़मर्रा की बात थी। लोग देर रात तक खाना खाने आते रहते थे, मगर उस रात तंदूर में जो होने जा रहा था वो खौफनाक मंजर शायद ही दुनिया में किसी ने पहले देखा हो। तंदूर जली, पर ऐसी जली कि हर एक को जलाकर रख गई। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। बगिया रेस्तरां अशोका यात्री निवास होटल, जिसे अब इंद्रप्रस्थ होटल के नाम से जाना जाता है, जो नई दिल्ली में स्थित है, सुशील शर्मा के कहने पर रेस्तरां पूरी तरह से खाली हो चुका था। सुशील शर्मा ने केशव से कहकर रेस्तरां के बाकी कर्मचारियों को भी वहां से भेज दिया। अब अंदर सिर्फ रेस्तरां का मैनेजर केशव और सुशील शर्मा थे। इसके बाद सुशील कार की डिग्गी से पॉलीथिन बाहर निकालता है। पॉलीथिन में दरअसल एक लाश थी, एक महिला की लाश। सुशील लाश के बारे में केशव को झूठी सच्ची कहानी सुनाता है, पर यह नहीं बताता कि लाश किसकी है। जब लाश जलाने में दिक्कत आई तो सुशील शर्मा ने बगिया के मैनेजर केशव को मक्खन के 4 स्लैब लाने के लिए भेजा। अब दोनों मिलकर तंदूर में मक्खन डालने लगे। तरीका काम कर जाता है। आग की लौ तेज होती जाती है, पर यहीं पर एक गड़बड़ हो जाती है। दरअसल तंदूर में डालकर इंसानी लाश भूनने का काम अभी जारी ही था कि मक्खन की वजह से तंदूर से उठती आग की तेज लपटें और धुएं के गुबार पर रेस्तरां के बाहर फुटपाथ पर सो रही सब्जी बेचने वाली एक महिला, जिसका नाम अनारो था, की नज़र पड़ जाती है। अनारो को लगा शायद रेस्तरां में आग लग गई है,
लिहाजा अनारो चीख कर शोर मचाने लगती है। अनारो की चीख आसपास के लोग सुनते हैं और वहीं पर एक गश्त लगा रही पुलिस की गाड़ी में कुछ सिपाही सुनते हैं। उन सिपाहियों में एक कुंजू नाम का व्यक्ति था। उन्होंने सबसे पहले उस लाश को देखा था। उस रात 11 बजे कांस्टेबल अब्दुल नज़ीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल जनपद पर गश्त लगा रहे थे। उनमें से एक सिपाही ने बताया कि आग देखकर जब मैं बगिया रेस्तरां के गेट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि सुशील शर्मा वहां खड़ा था और उसने गेट को कनात से घेर रखा था। जब मैंने आग का कारण पूछा तो केशव ने जवाब दिया कि वो लोग पार्टी के पुराने पोस्टर जला रहे थे। उस दिन गश्त करने वाले चंद्रपाल यादव ने बताया था, मैं आगे चला गया लेकिन तभी मुझे लगने लगा कुछ तो गड़बड़ है। मैं बगिया रेस्तरां के पीछे गया और 7-8 फीट की दीवार फलांद कर अंदर आ गया। वहाँ केशव ने फिर मुझे रोकने की कोशिश की। जब मैं तंदूर के नज़दीक गया तो देखा कि वहाँ एक लाश जल रही थी। जब मैंने केशव की तरफ देखा तो उसने कहा कि वो बकरे को भून रहा है। जब मैंने उसे बल्ली से हिलाया तो पता चला कि वो बकरा नहीं बल्कि एक महिला की लाश थी। दोस्तों बताइए कैसा मंजर होगा जब किसी लाश को तंदूर पर भूना जाना और किसी ने देखा हो। उस सिपाही ने बताया कि मैंने तुरंत अपने SHO को फ़ोन मिलाकर इसकी सूचना दे दी। उस समय कनाट प्लेस थाने के SHO निरंजन सिंह बताते हैं कि वो लाश नैना साहनी की थी। लाश के शव को तंदूर के अंदर रखकर नहीं बल्कि तंदूर के ऊपर रखकर जलाया जा रहा था, जैसे चिता को जलाते हैं। नैना साहनी की बुरी तरह से जली हुई लाश बगिया के किचन के फर्श पर पड़ी हुई थी। उसको एक कपड़े से ढका गया था। बगिया रेस्तरां के मैनेजर केशव कुमार को पुलिस वालों ने पकड़ रखा था। नैना के शरीर का मुख्य हिस्सा जल चुका था। सिर्फ आग नैना के जूड़े को पूरी तरह से नहीं जला पाई थी। आग की गर्मी की वजह से उनकी आंतड़ियां पेट से बाहर आ चुकी थी। अगर लाश उस तंदूर पर आधे घंटे और रहती तो उस लाश का कुछ भी बचना नामुमकिन था। जब सुशील शर्मा से इस बारे में कड़ाई से पूछताछ की गई तो सुशील शर्मा टूट गया और उसने बताया सुशील शर्मा को नैना साहनी पर शक हो गया था। वो जब भी घर वापस आता था वो घर के लैंडलाइन फ़ोन को चेक करता था। उस दिन नैना, जिस दिन की ये घटना है, उस दिन नैना की किसी से फ़ोन पर बात हुई। 2 जुलाई 1995 को जब सुशील घर पे आया तो नैना फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। घटना के दिन जब सुशील ने अपने घर पर लगे फ़ोन को पुनः डायल किया तो पता चला कि वो करीम मतलूब से बात कर रही थी। सुशील को ये देखकर गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर नैना पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से ताबड़तोड़ 3 फायर कर दिए। इसमें नैना की मौत हो गई। सुशील ने रेस्तरां के मैनेजर केशव की मदद से नैना के शव को तंदूर में जलाने की कोशिश की। इसी कारण इसे तंदूर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, तंदूर कांड का दोषी सुशील कुमार करीब 23 साल कैद की सज़ा काटने के बाद वो तिहाड़ जेल से बाहर आ चुका है। शर्मा का कहना है कि वह अब अपने माता पिता की सेवा करना चाहता है। दोस्तों, ये थी तंदूर कांड की पूरी कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद दोस्तों आपको भी लगा होगा कि क्या कोई ऐसा भी किसी के साथ कर सकता है। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी एक क्राइम की कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।